तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर अरुण कुमार कुलश्रेष्ठ का आपको स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज परमाणु की संरचना का तीसरा पार्ट पर चर्चा करने जा रहा हूं और उसमें परमाणु मॉडल की कैसा जो है परमाणु होना चाहिए, इस तरीके के माइंड में एक प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, प्रोटॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किस तरह से उसका मॉडल क्या है, ये हमें देखना है परमाणु मॉडल के अंदर। तो पूर्व भागों में बताए गए प्रयोगों से, प्राप्त परीक्षणों से ये ज्ञात हुआ कि डाल्टन के अविभाज्य परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों वाले अवपरमाणु कण होते हैं। राइट, इस तरीके से वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये जो है डाल्टन ने बताया कि मतलब डाल्टन का जो उसने कहा था कि कोई अविभाज्य परमाणु है, मतलब जिसको और ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते, दिस इज एटम, और उसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश वाले एटम के अंदर भी जो है वो है सब एटॉमिक कण है, अब परमाणु कण है। राइट, उनके ऊपर चार्जेस हैं, कोई पॉजिटिव चार्ज है तो कोई किसी को नेगेटिव चार्ज है। सो अब परमाणुक कणों की खोज के बाद वैज्ञानिकों के सामने निम्नलिखित मुख्य समस्याएं थी कि वो तो हो गया, इलेक्ट्रॉन पता चल गया, न्यूट्रॉन हो गया, पता चल गया, लेकिन फिर भी अब वैज्ञानिकों के अंदर कुछ नई प्रॉब्लम्स थी कि परमाणु के स्थायित्व का स्पष्टीकरण, कि परमाणु का जो एग्जिस्टेंस है वो क्लियर हो कि किस तरह से वो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका किस तरह से वो स्थायी है, कि कोई चीज़ एकदम से अस्थायी हो सकती है, उसका स्थायित्व क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है उस परमाणु की, और तत्वों के गुणों यानी भौतिक व रासायनिक व्यवहार की तुलना, कि उनके जो तत्व हैं उनके अंदर सब एटॉमिक तत्व हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा। तो इसके भौतिक और रासायनिक गुण, इस कण के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हैं और उस कण के भौतिक और रासायनिक गुण कैसे हैं, ये दोनों चीज़ों को अपन कंपेयर करेंगे। तो ये कैसे कंपेयर करें, और विभिन्न परमाणुओं के संयोजन से विभिन्न प्रकार के अणुओं के बनने की व्याख्या, कि कैसे जो है एक एटम है, दूसरा एटम है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है, सातवां है, आठवां है, इस तरीके से जो एटम्स हैं वो आपस में जो मिलकर किस तरह से अणुओं का निर्माण करते हैं, और परमाणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विशिष्ट विद्युत चुंबकीय विकिरण की उत्पत्ति तथा प्रकृति को समझना। तो जो परमाणु हैं उन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन हो रहा है। कोई एटम है और उस एटम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
उत्सर्जित हो रही है, वो रेडिएशन निकल रहा है, या वो एटम जो है वो उस रेडिएशन को पकड़ रहा है, अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस चीज़ को समझना कि कैसे वो किसी रेडिएशन को पकड़ रहे हैं, परमाणु कैसे वो छोड़ रहा है। तो इन आवेशित कणों के परमाणुओं में वितरण की व्याख्या करने के लिए विभिन्न परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए, राइट। कि किस प्रकार से ये जो आवेशित कण हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो उस एटम के अंदर किस तरह से वितरित हैं, वो उस एटम के अंदर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो उसके लिए कई मॉडल्स प्रस्तुत किए गए, परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए। यद्यपि इनमें से हर मॉडल द्वारा कणों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। इनमें से एक मॉडल जे थॉमसन द्वारा और दूसरा अर्नस्ट रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो एक मॉडल जो था वो थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने कहा कि हाँ, परमाणु के अंदर ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल्स इस तरह से व्यवस्थित होना चाहिए, और दूसरी तरफ रदरफोर्ड ने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल्स उस परमाणु के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल जो है वो, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो जो थॉमसन ने मॉडल दिया था वो सन 1898 में दिया था। 1898, ओके। फिर उसके बाद 1998 आ गई, और अभी 2098 आने ही वाली है, कल परसों। तो 1898 में जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला है, और उसकी त्रिज्या करीब करीब 10⁻⁻10 मीटर है। यह है एक इस तरह से ये गोला, और इसकी जो त्रिज्या उसने बताई है, इसकी जो उसने रेडियाई है, वो रेडियाई बताया है 10⁻⁻10 मीटर, राइट। मतलब उसने कहा कि जो एटम है वो इतना बड़ा है कि अगर हम उसकी मीटर में मेज़रमेंट करते हैं, तो मीटर में मेज़रमेंट करने पर जो परमाणु की त्रिज्या है, जो परमाणु का रेडियस है, दैट इज द 10⁻⁻10 मीटर, राइट। तो सोच लीजिए, इमेजिन कीजिए कितनी छोटी चीज़ है, उसके बारे में बात हो रही है। 1 मीटर दिखाई देता है, सेंटीमीटर भी पता चलता है, मिलीमीटर भी पता चलता है, पर उसके आगे समझ में नहीं आता, माइक्रोमीटर नहीं दिखता, राइट। तो ये तो आप सोच लो 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि जो है माइक्रोमीटर के बाद भी और जो आ जाएगा नैनोमीटर। तो नैनोमीटर नैनो साइज से भी वो छोटा है। अगर 10⁻⁹ मीटर जो है वो 1 नैनोमीटर के बराबर है, तो ये एटम का साइज जो है ना 1 नैनोमीटर से भी कम है।
10⁻⁻10 मीटर्स है ये, राइट। तो ये 10⁻⁻10 मीटर्स है, जो कि 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। मतलब बिल्कुल बारीक छोटी ऐसी चीज़ है, इसको और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है वो, अनकटेबल, और ज़्यादा अपन उसको काट नहीं सकते हैं। तो इसमें जो धनावेश है वो समान रूप से विस्तृत होता है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उससे स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त होती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अकॉर्डिंग टू थॉमसन वो इस प्रकार से व्यवस्थित है कि एक स्थायी स्थिर वैद्युत व्यवस्था प्राप्त हो रही है, राइट। जैसे वो सब जो है ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से जे थॉमसन ने 1898 में जो मॉडल एटम का प्रपोज किया था, वो उसका जो स्फेरिकल रेडियस है दैट इज़ 10⁻⁻8 मीटर, और उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके अंदर उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से एम्बेडेड हैं, इस प्रकार से उसमें व्यवस्थित हैं कि सबसे ज़्यादा जो स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट हो सकता है वो रहता है, राइट। जैसे कि सपोज मैं इस तरह से कोई ये पॉजिटिव स्फीयर बता दूं कि ये पूरा जो स्फीयर है दिस स्फीयर इज पॉजिटिव, और इसके ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव स्फीयर के ऊपर इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि एक जो स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट प्राप्त हो रहा है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इधर उधर बस घूम रहे हैं सब चीज़ें, पूरा एटम ही डिवाइड हो के घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और प्रोटॉन भी निकाल दिया, ऐसा नहीं है। एक इस तरह से व्यवस्थित हो गए कि स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अरेंजमेंट है वो हो गया है कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली चार्ज हैं, और इस तरह से जो है थॉमसन बता रहा है कि जो स्फीयर है पॉजिटिव, उस पॉजिटिव स्फीयर पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चारों तरफ व्यवस्थित हैं। तो कई प्रकार के नाम इस मॉडल को दिए जाते हैं जो थॉमसन ने मॉडल दिया था। जैसे किसी ने प्लम पडिंग कहा, राइट, तो किसी ने उसको रीजन पडिंग बोला, तो किसी ने उसको वाटरमेलन बोला। तो इस तरह से अलग अलग उन्होंने, जैसे वाटरमेलन दिखता है कुछ इस तरह से उन्होंने अलग अलग टाइप के मॉडल्स दे दिए, लेकिन थॉमसन मॉडल कहना बेटर है, जिसने खोजा उसी का नाम दे दो, वही सही रहता है। फोकट की माथाफोही करना, मुझे इससे उसको मिलाना, सिमिलरिटी मैच, और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको कई नाम दे दिए गए, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल। तो इस मॉडल में परमाणु के धनावेश को पुडिंग अथवा तरबूज के समान माना गया है, राइट। उसका जो जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है, राइट।
इस मॉडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया है। राइट, तो जो मास है वो पूरा का पूरा थॉमसन के अकॉर्डिंग, वो जो द्रव्यमान है वो पूरा समान रूप से बटा हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कि ये एटम है और उस एटम के एक किनारे पे जो है वो बैठा हुआ है, जो परमाणु का जो मास है वो एक जैसा इस तरह से उसका परमाणु बना हुआ है। तो मास जो है वो पूरा इक्वली है किसी भी तरफ से अपन देखें। तो यद्यपि यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता को स्पष्ट करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली दे आर स्टेबल, तो वो कहता है हाँ ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ये और उसकी और नेगेटिव चार्ज है तो ये उसकी उदासीनता इट इज़ स्टेबल, किंतु ये भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत नहीं पाया गया, क्योंकि हम जानते हैं उतना स्टेबल भी नहीं है वो। तो थॉमसन को सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट, तो उन्होंने बताया था कि जो गैसों की विद्युत चालकता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो गैसेस की होती है, गैसेस में कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, तो उसके लिए उसको 1906 में थॉमसन साहेब को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। राइट, ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी वैज्ञानिक इतिहास में। सो रदरफोर्ड का जो एक तो इन्होंने बोल दिया, और दूसरा जो है दैट इज द रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। सो 19वीं सदी के दूसरे अर्धांश में, यानी 19वीं सदी यानी कि 1850 वगैरह वगैरह, राइट, हम कौन सी सदी में चल रहे हैं? 21वीं सदी में चल रहे हैं। 1800 वाली जो बात आ रही है वो 19वीं की है। विभिन्न प्रकार के किरणों की खोज हुई और विल्हेम रॉन्टजन ओके। तो विल्हेम रॉन्टजन ने सन 1895 में दर्शाया कि कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से टकराने पर इलेक्ट्रॉन ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो कैथोड किरण नली के बाहर रखे प्रतिदीप्ति पदार्थ में प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने 1895 में ये रॉन्टजन ने बताया कि अगर जो कैथोड किरण नली है, तो कैथोड किरण नली में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स उस नली में उपस्थित पदार्थ से टकराते हैं, तो टकराने के बाद ये कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न करेंगे जो कि कैथोड किरण के बाहर अगर हमने कोई फ्लोरोसेंट चीज़ रख रखी है, जैसे ये जो है इतना पूरा कैथोड नली है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, और जब ये यहाँ पर उपस्थित पदार्थ कोई गैस है उससे टकराए, तो टकराने के बाद में ऐसे कण उत्पन्न करेंगे
और वो कण जो है जाके यहाँ पर जो स्क्रीन होगा उस स्क्रीन पर जो फ्लोरोसेंट चीज़ लगा रखी है उससे जब टकराएंगे तो ये जो फ्लोरोसेंट चीज़ है वो फ्लेरेस होने लगेगी, ये प्रतिदीप्ति उत्पन्न करने लगेगी, राइट। तो ये चीज़ जो है ना विल्हेम रॉन्टेजन ने 1895 में बताया। तो चूंकि रॉन्टेजन को इन किरणों की प्रकृति के बारे में पता नहीं था, उसने कहा हाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉन्स टकराता है कैथोड किरण नली में उपस्थित पदार्थ से, तो वो ऐसी कुछ चीज़ें पता करता है, पर ये नहीं बता पाया कि इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, मतलब कैसी किस टाइप की हैं ये चीज़ें। तो चूंकि रॉन्टेजन को इन किरणों की प्रकृति का पता नहीं था, अतः उन्होंने इन्हें एक्स किरणों का नाम दिया गया, जो आज भी प्रचलित है। ऐसा देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनों से अधिक घनत्व वाले धातु एनोड लक्ष्य से टकराने के कारण प्रभावी एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं, राइट। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन के जब अधिक घनत्व वाले धातु मेटल एनोड से वो टकराते हैं तो उस टकराने के कारण से क्या हो रहा है, एक्स किरणें उत्पन्न हो रही हैं, और एक्स किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित नहीं होती हैं, राइट। तो यहाँ पे ये टकराया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है टकराया, किससे टकराया, ये एनोड से टकराया, और यहाँ से जो निकली दोस आर एक्सरेज, और ये जो एक्सरेज हैं वो एक्सरेज किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण विक्षेपित नहीं होंगी, डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। तो इन किरणों के पदार्थ में अतिभेदन क्षमता होती है। तो ये जो एक्सरे हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, और इसी पेनिट्रेशन पावर के कारण अगर एक्सरे को ज़्यादा रेडियंस में यूज़ कर लिया जाता है तो फिर किसी भी इंसान के लिए कैंसर का कारण बनती है, क्योंकि आयनाइज कर देती है न्यूक्लिक एसिड में जो बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, राइट। तो कोई अधिक घनत्व वाला हायर डेंसिटी वाला एनोड लगा दिया और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मारे, वहाँ से जो एक्सरे निकली है वो बहुत पावरफुल है, वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो पेनिट्रेट कर देती हैं, पेनिट्रेट। तो यही कारण है कि वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में इन किरणों का उपयोग किया जाता है। इन किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत कम है, राइट। एक्सरे की जो वेवलेंथ है यानी कि बहुत छोटी है, वो कितनी है, दैट इज द 0.1 nm, राइट। 0.1 nm है ये जो किरणें निकल रही हैं उनका जो लेंथ है, और लेंथ जितनी कम हो जाएगी ना उतना ज़्यादा उसमें पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से वो विद्युत चुम्बकीय प्रभाव दर्शाती हैं। तो ये जो है विल्मेंट रॉन्टेजन ने बताया एक्स किरणों के बारे में कि कैसे जब इलेक्ट्रॉन्स अधिक घनत्व वाले एनोड से टकराते हैं तो उस समय जो एक्सरेज निकलती हैं उनका जो लेंथ है दैट इज़ 0.1 नैनोमीटर, यानी बहुत कम साइज है उनका।
राइट। सो हेनरी बैकरल 1852 टू 1908 तक उनका इस दुनिया में कार्यकाल रहा, ने देखा कि कुछ तत्व विकिरण का उत्सर्जन स्वयं कराते हैं। उन्होंने इस परिघटना को रेडियो एक्टिविटी कहा तथा बताया कि ऐसे तत्व रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं जो अपने आप से ही विकिरण उत्पन्न कर रहे हैं। एक्सरे के केस में तो क्या था, इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है भारी घनत्व वाले एनोड से, तब एक्सरे कर रही है। तो हेनरी बैकरल ने तो कहा कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो अपने आप ही जो है विकिरण को उत्सर्जित करती है। तो इस तरह से हेनरी बैकरल ने उसको रेडियो एक्टिविटी कहा और कहा कि ऐसे तत्व जो कि अपने आप ही विकिरण को उत्पन्न करते हैं रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। तो इस क्षेत्र में मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड तथा फ्रेडरिक सॉडी ने विकसित किया। इसमें 3 प्रकार की किरणों अल्फा, बीटा तथा गामा का उत्सर्जन देखा गया। तो रदरफोर्ड ने पाया कि अल्फा किरणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश जो अल्फा किरण थे उसमें 2 यूनिट्स कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और 4 इकाई परमाणु द्रव्यमान वाले तो 2 यूनिट्स जो है उसके अंदर कैसे हैं, उस पर चार्ज जो है वो 2 यूनिट्स का है और जो 4 इकाई है वो उसका मास, राइट। तो अल्फा कण के ऊपर 2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और 4 जो है उसका मास हो गया, उसका जो अल्फा किरण है उसका वो मास हो गया। तो उन्होंने जब यह निष्कर्ष निकाला कि अल्फा कण हीलियम नाभिक होते हैं, राइट, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर अल्फा कण हीलियम गैस प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने हीलियम का नाभिक बोल दिया उनको, ये जो 2 हैं और प्लस जो है हमने इसमें क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, तो ये हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, ठीक है, 2 यूनिट्स जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिए, तो क्या हो गया, वो हीलियम के जैसा हो गया, क्योंकि हीलियम के अंदर भी वही 2 जो है पॉजिटिव चार्ज पाए जा रहे हैं और उसके चारों तरफ जो है 2 जो है उसका चार्ज पाया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से अल्फा कणों में 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज हो गया, 2 यूनिट्स जो है उन पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और उसका टोटल जो मास है दैट इज 4। तो अल्फा कण जो है वो ऐसे हीलियम जैसे हो गए अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो रखते हैं तो, ठीक है। और बीटा किरणें इलेक्ट्रॉनों के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज वाले कण हैं जो बीटा किरणें हैं, ठीक है। तो जो
जो बीटा रेज हैं वो कैसे हैं, वो उनका व्यवहार जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के समान है। इलेक्ट्रॉन के समान मतलब वो जो है नेगेटिव चार्ज रखेंगे, राइट। और गामा किरणें एक्स किरणों के समान उच्च ऊर्जा विकिरण होती है, जिनकी प्रकृति उदासीन होती है और जिनका कोई कण नहीं होता, ठीक है। तो ये जो अल्फा कण है उसमें 2 प्रोटॉन्स, 2 यूनिट्स जो है पॉजिटिव चार्ज है और 4 उसका मास है। बीटा में जो है वो एक ऋणात्मक आवेश वाले कण हैं, और जो गामा है, गामा जो है वो एक्स किरणों के समान होते हैं और इनकी जो प्रकृति है वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाली नहीं है। जैसे इसका देख लिया, वो उदासीन है, न्यूट्रल है। गामा रेज आर न्यूट्रल, बट उनकी जो है पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। न्यूट्रल चीज़ों की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। अब तो ईयर मतलब नेगेटिव की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है तो समझ में आए, न्यूट्रल चीज़ की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, पता नहीं। तो उदासीन प्रकृति की जो गामा किरणें हैं वो कैसी हैं, वो एक्सरे के समान है और उनका कोई कण नहीं है। तो भेदन क्षमता सबसे कम अल्फा किरणों की, उसके बाद बीटा किरणों की। अल्फा से करीब करीब 100 टाइम्स जो है पेनिट्रेशन पावर बीटा किरणों की आ रही है। अल्फा किरणों से बीटा किरणों की भेदन क्षमता पेनिट्रेशन पावर 100 गुना होती है। और सबसे अधिक गामा किरणों की पेनिट्रेशन पावर होती है और उनकी बीटा किरणों की जो पेनिट्रेशन पावर है वो अल्फा से 100 टाइम्स है। लेकिन जो गामा रेज हैं उनकी अल्फा कणों से जो पेनिट्रेशन पावर है वो 1000 टाइम्स है। तो अल्फा कण की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम, उससे 100 टाइम्स जो है बीटा कणों की, और अल्फा कणों से मतलब उससे भी बीटा कणों से 10 टाइम्स मोर वो भी अपनी गामा किरणों की पेनिट्रेशन पावर या अधिक भेदन क्षमता, भेदने वाली क्षमता, भेदन क्षमता, राइट। सो पेनिट्रेशन पावर। तो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल उसको देखते हैं कि रदरफोर्ड और उसके विद्यार्थियों ने हैंस गिंगर और अर्नेस्ट मार्टेन ने बहुत पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो बहुत पतली जो कोई सोने की पन्नी है, सोने की पन्नी मतलब गोल्ड की पन्नी, यहाँ तो प्लास्टिक की पन्नियाँ सुनी है, ये गोल्ड की भी पन्नी होती है। पन्नी ऐसे गोल न्यू झूलता है क्या गोल्ड, मैंने देखा तो नहीं है ऐसी पन्नियाँ गोल्ड की। जब उन गोल्ड की पन्नियों पर अल्फा कणों की बौछार हुई तो रदरफोर्ड के प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को देखा गया, राइट। तो सोने की जो पतली पन्नी है उसकी जो मोटाई है दैट वाज द 100 nm, राइट, जो कि एटम के साइज से तो फिर बहुत ज़्यादा है। एटम का साइज तो 0.1 नैनोमीटर था, लेकिन ये 100 टाइम्स मतलब एटम के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स। 100 नैनोमीटर मोटी जो सोने की पतली पन्नी थी की ओर लक्ष्य करके एक रेडियो एक्टिव स्रोत से उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों को भेजा गया, राइट। तो ये सोने की पतली पन्नी पर जो
उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों का जो सोर्स है वहाँ से ये जो भेजा जा रहा है किसको, अल्फा कणों को। और ये जो नीचे है दिस इज गोल्ड प्लेट, 100 नैनोमीटर गोल्ड प्लेट है। और वहाँ से ये जो छोड़ा जा रहा है ये क्या है, ये अपने अल्फा कण जिनको एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से छोड़ा जा रहा है। तो इस पतली पन्नी को घेरते हुए वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा गया। तो सपोज जो है मैं यहाँ से एक ये सोर्स हो गया, इस सोर्स से जो है मैंने अल्फा पार्टिकल्स निकाले। अल्फा पार्टिकल्स के बाद में ये जो पड़े हैं ये एक सपोज सोने की पन्नी है, ये सोने की पन्नी है। और यहाँ पे एक रखा गया है चीज़ जो कि मैंने एक वृत्ताकार चीज़ रख दी है और उस पर जो जिंक सल्फाइड है वो जिंक सल्फाइड इधर मैंने रख दिया है जो कि फ्लोरोसेंट पदार्थ है। राइट। तो जब इस पतली पन्नी को घेरते हुए ये जो पतली पन्नी है इसको जब घेरते हुए एक वृत्ताकार प्रतिदीप्तिशील जिंक सल्फाइड से बना स्क्रीन रखा गया, तो जब कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो प्रकाश की स्फुर दीप्ति उत्पन्न होती है। तो जब ये अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराएगा जिस स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड का लेपन है तो क्या होगा, फ्लोरोसेंस निकलेगा। राइट। तो इस प्रकीर्णन अनुप्रयोग के परिणाम काफी अनपेक्षित थे। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती में उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान से बटा हुआ होना चाहिए। तो अल्फा कणों में ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वे द्रव्यमान के ऐसे समान वितरण को भी सीधे पार कर जाएंगे। उन्हें अपेक्षा थी कि पत्ती से टकराने के बाद कणों की गति धीमी हो जाएगी और उनकी दिशा बहुत कम कोण से बदल जाएगी। तो इस प्रकार से जो प्रकीर्णन के परिणाम थे, जो अल्फा कण के जो प्रकीर्णन के परिणाम थे वो काफ़ी अनपेक्षित थे, क्योंकि थॉमसन ने तो ऐसा बोला था कि जो परमाणु पर द्रव्यमान जो है वो एक समान रूप से ऐसे फैला हुआ है। राइट, पूरा ऐसा फैला हुआ है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में क्या हुआ कि उस समान रूप से फैले हुए द्रव्यमान से थॉमसन ने क्या सोचा था, ये जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान समान रूप से वितरित है और ये अल्फा किरण आ रही है, ये अल्फा किरण क्या है कि यहाँ से टकराएगी और थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अल्फा पार्टिकल्स उसको भेदते हुए निकल गए। राइट। तो थॉमसन के समान द्रव्यमान, समान रूप से वितरित द्रव्यमान वाले एटम से वो अल्फा कण भेदते हुए निकल गए, उसको पेनिट्रेट कर दिया है उन्होंने उसको। मतलब 100 nm की पतली पन्नी को जो है वो अल्फा कण जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से कहीं निकल रहे हैं वो 100 nm की पन्नी को भेद सकते हैं। और यहाँ पर जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वो स्क्रीन को फ्लोरेस कर सकते हैं।
तो इस तरह से एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया थॉमसन और रदरफोर्ड के बीच में कि वो बोल रहे थे कि भाई ये समान रूप से वितरित हैं, तो और ये कह रहे हैं नहीं, ये टकरा के ऐसे नहीं जाएंगे, यूँ सीधा अल्फा कण की किरण पुंज जो है उसको एटम को भेदते हुए निकल जाएगी। तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पत्ती से बिना विक्षेपित हुए निकल गए। मतलब यहाँ से बिना विक्षेपित हुए यहाँ पे ऐसे कोई भी नहीं हुआ, ये इस सोने की पत्ती से ऐसे करके निकल गए हैं, राइट। किसी भी प्रकार का उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कुछ जो है वो ऐसे ही निकल गए। तो थॉमसन के अनुसार तो बोला था कि परमाणु मॉडल के अनुसार पत्ती पर उपस्थित सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर एक समान रूप से बटा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से विक्षेपित होकर जो अल्फा कण निकल गए, और बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हुए। मतलब कुछ तो सीधे, सॉरी परमानेंट मार्कर, कुछ तो जो है सीधे निकल गए इस तरह से, और कुछ जो है बहुत कम कोण से ऐसे विक्षेपित हुए, और बहुत थोड़े ही, यानी कि 20,000 अल्फा कणों में से एक कण पीछे की ओर लौटे, राइट। तो ये जो कुछ हैं वो ऐसे पीछे की ओर भी लौटे, ऐसे टकराए उस सोने की पत्ती से, और कुछ अल्फा कण जो है वो पीछे की तरफ भी ऐसे लौट गए। इस तरीके से निकले, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और कुछ पीछे से भी पीछे की तरफ ही लौट गए। लेकिन पीछे जो लौटने वाले हैं वो बहुत कम थे। मतलब ज़्यादातर ने तो जो है भेद ही ली थी दीवार। बस ये है कि कुछ जो है वो सीधे सीधे भेदने में सफल रहे, और कुछ अपने पथ से थोड़ा सा भ्रमित हो गए। लेकिन 2000 में से एक ऐसा भी था जो वापस लौट गया, वो सॉरी 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो वापस लौट गया है। और 180 डिग्री के कोण से उनका विक्षेपण हुआ। तो इन प्रेक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो इस प्रकार से जो थॉमसन ने कहा था कि समान रूप से वितरित हैं, अगर सीधे सीधे निकल रहे हैं बहुत सारे अल्फा कण, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एटम है उस एटम का जो अधिकांश हिस्सा है, जैसे यहाँ पर कुछ प्रोटॉन्स मान लिया और ये उसके सामने इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उस पूरे एटम का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खाली है, कोई सामान नहीं रखा हुआ, ठीक है। बेड नहीं पड़े हुए, कोई सोफ़ा सेट नहीं पड़ा हुआ, टीवी भी नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, कोई एसी नहीं है, ठीक है। पूरा खाली पड़ा हुआ है कमरा। तो ऐसे परमाणुओं का जो कमरा है ना वो पूरा खाली पड़ा रहता है ज़्यादातर। तो खाली पड़ा रहता है तभी तो उसमें से जो है ऐसे घुस के निकल गई जो है एक्सरेस। नहीं तो पूरा सामान होता तो फिर कहाँ टकरा टकरा के निकलते। सब जगह पूरा सामान भर दिया, पूरे कमरा भर दिया उसमें, सामान से निकल ही नहीं पाएगा आदमी। थोड़ा सा स्पेस तो रहना पड़ेगा ना। तो काफ़ी स्पेस रहता है, काफ़ी खाली स्थान रहता है, और उतना खाली स्थान रहता है कि वो जो किरणें हैं वो सीधी सीधी निकल जाएंगी। ऐसे ये है, ये बीच में कोई खाली पड़ा हुआ है, तो जैसे गाड़ियाँ वो अपनी बाइक नहीं निकल जाती है, खाली गाड़ी यूँ चल रही है डाढ़ा डाढ़ा डाढ़ा, और ये आई तो ये आगे निकली, ये पीछे से यूँ हो गई, पीछे से गाड़ी आ गई, फिर यूँ हो गई। तो ऐसे स्पेस लेके जो है अपना जा सकते हैं।
तो ऐसे अल्फा कण यहाँ से आई सीधा यूँ 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 चली गई, क्योंकि खाली पूरा पड़ा हुआ था, सड़क खाली पड़ी हुई है, अपने चलाओ गाड़ी, खाली पड़ी हुई है सड़क। तो परमाणु का जो ज़्यादातर स्पेस है वो खाली पड़ा हुआ है। तो खाली पड़ा हुआ है तो वो तो सीधा सीधा अल्फा किरणें चली जाएंगी ना, कहाँ वो फिर डिफ्लेक्ट होंगी, जब टकराए ही नहीं, कोई मिला ही नहीं, किससे टकराए, जब टक्कर ही नहीं हुई तो फिर क्या, सीधे सीधे चलो अपना। तो कुछ ही धनावेशित अल्फा कण विक्षेपित होते हैं और यह विक्षेपण अवश्य ही अत्यधिक प्रतिकर्षण बल के कारण होता है। प्रतिकर्षण बल मतलब रिपल्सिव फोर्स, ये चीज़ चली आ रही है और यहाँ पे उसको कोई मिल गया है, किधर जा रहा है, जा रही हूँ, दिशा मोड़ ली अपनी, ठीक है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, ये जब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हुआ तो फिर क्या हुआ, अल्फा किरणें सीधी सीधी ने जाकर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई टकराने के बाद में। तो इससे ये पता चलता है कि थॉमसन के विचार के विपरीत परमाणु के अंदर धनावेश समान रूप से बटा हुआ नहीं है, राइट। ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो। तो रदरफोर्ड ने ये बोल दिया, थॉमसन ने बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरा समान रूप से बटा हुआ है, लेकिन जो रदरफोर्ड है उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, समान रूप से तो नहीं बटा पॉजिटिव चार्ज। तो धनावेश बहुत कम आयतन के अंदर संकेंद्रित होना चाहिए। जैसे इतना बड़ा अगर एटम है तो इतने से पार्ट में जो है धनावेशित को सेंटर्ड होना चाहिए, इतने से पार्ट में ही उसको केंद्रित होना चाहिए जिसमें धनावेशित अल्फा कणों का प्रतिकर्षण और विक्षेपण हुआ हो। तो यहाँ इतना छोटा होगा, इसी वजह से तो जो अल्फा कण है वो पॉजिटिव चार्ज थे तो वो डिफ्लेक्ट हुए। तो यहाँ जहाँ जहाँ नाभिक पड़ा, जहाँ जहाँ न्यूक्लियस पड़ा, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ वो अल्फा कण डिफ्लेक्ट हुई। बाकी तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे थे दूर दूर, तो उनके बीच में से तो ऐसे होते हुए वो निकल जाएगा, राइट। और मिलेगा भी इलेक्ट्रॉन तो क्या, अपना अपोजिट चार्ज ऐसे किस करते हुए निकल गया सीधा, क्या दिक्कत है। तो रदरफोर्ड ने गणना करके बताया कि नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में अत्यंत कम होता है, राइट। तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जैसे कॉटन का जो कितना वॉल्यूम घेर लेती है, भारी एकदम कम, तो ऐसे जो पूरा एटम है, उस एटम जितना बड़ा है उसके हिसाब से उसका अगर न्यूक्लियस देखा जाएगा तो न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, नगण्य मान लो। इतना बड़ा न्यूक्लियस के हिसाब से, वो इतने बड़े एटम के हिसाब से जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, कौन सेंटर्ड है, सेंटर में पड़ा हुआ है कहीं, बाकी पूरा स्पेस है, अल्फा कणें पूरी निकल सकती हैं वहाँ से। तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 टू द पावर 10 मीटर है, राइट। तो अगर मैंने ये पूरा एक परमाणु ले लिया, ये परमाणु ले लिया, तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी थी, इस परमाणु की जो त्रिज्या थी वो 10 टू द पावर -10 मीटर थी, राइट। और इसके कंपैरिजन में जो इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियस है उसकी जो त्रिज्या है दैट इज 10 टू द पावर -15 मीटर। तो 10 टू द पावर -10 से 10 टू द पावर -15 बहुत छोटा हो गया। तो इस प्रकार से उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में, एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, क्योंकि जो एटम का वॉल्यूम था वो 10 टू द पावर -10 था और उतनी त्रिज्या से फैला हुआ था, और जो इसका जो
त्रिज्या है, जो न्यूक्लियस की त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है, इसकी भी जो त्रिज्या है, ठीक है, न्यूक्लियस की भी जो त्रिज्या है वो ओनली 10⁻⁻15 मीटर ही है। तो न्यूक्लियस के पूरे एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस का जो रेडियाई है वो और कम है, -5 और कम है, 10⁻⁻15 मीटर्स, राइट। यानी कि सोच लीजिए फेमटो के आसपास बात पहुंच गई। याद आ रहा होगा कुछ पहले उसमें पढ़ाया था सम बेसिक प्रिंसिपल्स इन केमिस्ट्री, जो कि पहला यूनिट है। और ये वो जो पहला यूनिट है वो पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और वो दैट इज़ ओपन टू ऑल। उसमें आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन वॉच देम। तो उस समय पढ़े थे हमने ये माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, फेमटोमीटर, राइट। ये फेमटो तक बात पहुंच गई है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो फेमटोमीटर के लेवल की चीज़ है। 10⁻⁻15 मीटर्स उसकी त्रिज्या है, उसका पूरे इतना वो न्यूक्लियस, और उसकी जो त्रिज्या है, तो रेडियस है, दैट इज 10⁻⁻15। ओके। तो आकार के इस अंतर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि नाभिक को क्रिकेट की गेंद जितना माना जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग 5 किलोमीटर होगी, राइट। तो अगर इतना बड़ा क्रिकेट की गेंद कितनी होती है, इतनी होती है। अगर मैंने कहा कि इतना बड़ा नाभिक है, क्रिकेट की गेंद के समान नाभिक है, तो जो परमाणु की त्रिज्या है वो 5 किलोमीटर, मतलब यहां से तो मैं 5 किलोमीटर चलूंगा, कहाँ पहुंच जाऊंगा, बहुत दूर निकल जाऊंगा। तो 5 किलोमीटर अगर उसकी त्रिज्या है उस परमाणु की, तो नाभिक जो है वो क्रिकेट की गेंद के बराबर होगा। सोच लो कि कहाँ 5 किलोमीटर और कहाँ एक क्रिकेट की गेंद। 5 किलोमीटर परमाणु का आकार, नाभिक का आकार क्रिकेट की गेंद जैसा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो परमाणु का आकार होता है नाभिक के कंपैरिजन में। तो उपरोक्त परीक्षणों और परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु का जो धनावेश है तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में स्थित होता है, यानी कि उस क्रिकेट की गेंद के अंदर जो है वो उसका द्रव्यमान है पूरा, और परिमाण की इस अति अल्प भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। क्रिकेट की गेंद के समान जो भाग है उसको रदरफोर्ड ने कहा दिस इज न्यूक्लियस। पूरे में नहीं फैला, पूरे 5 किलोमीटर तक नहीं फैला था, जैसे थॉमसन ने बोल दिया 5 किलोमीटर तक एक जैसा पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। एक गेंद के समान में ही पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी पूरा 5 किलोमीटर में कोई प्रोटॉन्स नहीं है, 5 किलोमीटर के एटम में। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने जो था वो सही था, बिल्कुल ऐसा न्यूक्लियस है छोटे से पार्ट में गेंद की क्रिकेट की गेंद के समान, और 5 किलोमीटर एरिया में पूरा खाली पड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स फैले हैं, कोई प्रोटॉन्स नहीं वहाँ पे। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों, जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता है, में बहुत तेजी से घूमते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है न्यूक्लियस है, और यहाँ पर जो एक इस प्रकार से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसकी जो नाभिक है, जैसे सूर्य है तो सूर्य के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, फिर
और भी जो है ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सौर मंडल में, राइट। तो ऐसे ही जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सर्कल में, कोई ऐसे चक्कर लगा रहा है तो कोई न्यों चक्कर लगा रहा है तो कोई न्यों चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहे हैं तो कोई न्यों चक्कर, तो कोई और बड़े उसमें चक्कर लगा रहा है और दूर दूर से चक्कर, तो कोई और दूर दूर से चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर का लगा रहे हैं। नाभिक में का शहद पड़ो है कि मधुमक्खी की तरह चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर ही लगा रहे हैं, पास तो आ ही ना पाए रहे, काहे ना आ रहे। मोड़ी का बहुत गुंडागी है, गुंडागी लड़की है, पास ही ना आ पाए रहे। तो इस प्रकार से जो चक्कर लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स उस नाभिक के चारों तरफ, उसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिट बोल रहे हैं, ऑर्बिट। इस ऑर्बिट में जो है इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, दूसरी ऑर्बिट में दूसरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, किसी ऑर्बिट में जो है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर पाथ है, उस पर वो चक्कर लगा रहे हैं। तो इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सौरमंडल से मिलता जुलता है, जिसमें सूर्य नाभिक है और ग्रह गतिमान इलेक्ट्रॉन के समान है और ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक आसपास में आकर्षण के स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंधे रहते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रहता है इस नाभिक के बीच में और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में। जैसे कि जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वहाँ पे वो उतना घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसके कारण से वहाँ वो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और भाग नहीं रहे दूर। किसी के प्रभाव होगा बाहर से तो वो भागेंगे भी, लेकिन नॉर्मल केस में वो इस तरह से ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेंगे ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद स्थिर वैद्युत बल। तो यहाँ पे हमने देखा परमाणु का जो मॉडल है, दो मॉडल्स देखे। एक तो जो था वो थॉमसन साहब ने दिया था, जिन्होंने कहा कि समान रूप से फैला हुआ है। दूसरे ने कहा रदरफोर्ड ने कि भाई न्यूक्लियस गेंद के, क्रिकेट की गेंद के समान है और 5 किलोमीटर जो है उतना बड़ा एटम अगर हो तो क्रिकेट की गेंद के समान न्यूक्लियस होगा, राइट। और उन्होंने ये भी कहा कि रदरफोर्ड साहब ने कि ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो जिनमें चक्कर लगा रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। और आगे अपन चलेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पर इसके और नेक्स्ट परमाणु संरचना के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।